इतिहास के इस गहरे विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जिसने 19वीं सदी के अमेरिका को लिटरली पूरी तरह से बदल कर रख दिया। हम यहाँ किसी छोटे मोटे बदलाव की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी धार्मिक क्रांति की जिसका असर सिर्फ मंदिरों या गिरजाघरों की चारदीवारी तक सीमित नहीं रहा। इसने वहाँ के समाज, वहाँ की संस्कृति और यहाँ तक कि राजनीति की नींव को हिला दिया। इसे सेकेंड ग्रेट अवेकनिंग यानी द्वितीय महान जागरण कहा जाता है। ये कहानी है विश्वास की, भीड़ की और एक ऐसी वेव की जिसने आने वाले कल का एक बिल्कुल नया रास्ता तय किया। इसने आम लोगों के दिलों में एक ऐसी आग जलाई जो आने वाले कई दशकों तक बुझने का नाम नहीं ले रही थी। अब सोचिए जरा, क्या कच्चे तंबुओं और खुले मैदानों में होने वाली कुछ आम सी बैठकें किसी देश का पूरा इतिहास बदल सकती हैं? शुरुआती दौर में देखने पर तो ये बस सरहदों पर होने वाली साधारण सभाएं ही लगती थी, लेकिन इनका स्केल और इनका असर इतना विशाल था कि इन्होंने एक नए अमेरिका की कथा ही लिख डाली। इन तंबुओं के नीचे आखिर जो बातें हुईं, उन्होंने लोगों के सोचने का पूरा नजरिया बदल दिया, एक नई आशा जगाई और आखिरकार देश के कानून और सामाजिक ढांचे तक को बहुत गहराई से प्रभावित किया। तो आखिर ऐसा क्या जादू था इन टेंट मीटिंग्स में जिसने इतनी बड़ी तब्दीली ला दी? आइए इसकी गहराई में चलते हैं। आज के हमारे इस सफर का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। हम शुरू करेंगे इस सवाल से कि आखिर ये सेकेंड ग्रेट अवेकनिंग थी क्या। फिर हम कैंप मीटिंग्स के उस क्रेजी दौर को समझेंगे, मेथोडिस्ट और बैप्टिस्ट संप्रदायों की विस्फोटक वृद्धि देखेंगे, लीडर चार्ल्स फिनी के मैजिक को समझेंगे और अंत में इसका सामाजिक सुधारों और अमेरिका पर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या पड़ा, इस पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पड़ाव पर आते हैं, सेकेंड ग्रेट अवेकनिंग आखिर थी क्या? देखिए, इसे सिर्फ एक धार्मिक घटना मानना बहुत बड़ी भूल होगी। ये एसेंशियली एक कल्चरल सुनामी थी। 19वीं सदी की शुरुआत में अमेरिका में एक मैसिव प्रोटेस्टेंट धार्मिक पुनर्जागरण हुआ। लोग बहुत बड़ी संख्या में धर्म की ओर वापस लौट रहे थे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये पुराने ट्रेडिशनल तरीके का धर्म बिल्कुल नहीं था। ये एकदम नया, जोशीला और लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंसेस पर आधारित था। उस वक्त अमेरिका तेजी से एक्सपैंड हो रहा था, नई सरहदें खुल रही थीं, लोग अपनी पुरानी जगह छोड़कर नए स्थानों पर बस रहे थे। इस तेजी से बदलते और थोड़े अनस्टेबल माहौल में लोगों को एक नए आत्मिक सहारे की तलाश थी। इस मूवमेंट ने उस एम्प्टी स्पेस को भरा, जिसका नतीजा ये हुआ कि पूरे देश की संस्कृति में एक गहरा बदलाव आ गया। इस नई लहर को समझने के लिए इसे पिछले दौर से कंपेयर करना बहुत जरूरी है। जो फर्स्ट ग्रेट अवेकनिंग थी 18वीं सदी वाली, वो थोड़ी ज्यादा बौद्धिक यानी इंटेलेक्चुअल और नियतिवादी थी। उसमें इस बात पर फोकस था कि सब कुछ पहले से तय है, डेस्टिनी फिक्स्ड है और इंसान के हाथ में कुछ खास नहीं है। लेकिन सेकेंड ग्रेट अवेकनिंग इसके बिल्कुल ऑपोजिट थी। यहाँ पूरा जोर पर्सनल चॉइस, फ्री विल और डीप इमोशनल अपील पर था। ये खास तौर पर आम लोगों की मूवमेंट थी, सरहदी इलाकों में रहने वालों की। संदेश बड़ा सीधा और एम्पावरिंग था। आप अपना उद्धार खुद चुन सकते हैं, नियति पहले से तय नहीं है, आपके कर्म और आपका विश्वास सब कुछ बदल सकते हैं। ये एक टोटल गेम चेंजर माइंडसेट था। अब आते हैं इस मूवमेंट के सबसे फैसिनेटिंग हिस्से पर, वो फ्रंटियर पर होने वाली गैदरिंग यानी कैंप मीटिंग्स। जमीन पर आखिर हो क्या रहा था? इमेजिन कीजिए एक ऐसी जगह जहां मीलों तक कोई बड़ा शहर नहीं है, सिर्फ घनघोर जंगल, कच्चे रास्ते और बिल्कुल नई सरहदें। जीवन वहां बेहद कठिन और अकेलेपन से भरा था। फिर अचानक इन खुले मैदानों में विशाल तंबू लगाए जाते हैं और ये मीटिंग्स 1 या 2 घंटे नहीं बल्कि हफ्तों तक चलती थीं। इनका एटमॉस्फेयर इतना इंटेंस और इमोशनल होता था कि आप सोच भी नहीं सकते। एक ही वक्त में हजारों लोग इकट्ठा हो रहे हैं, गीत गाए जा रहे हैं, लोग खुलेआम रो रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, कुछ तो बेहोश तक हो जाते थे या खुशी से झूम उठते थे। फ्रंटियर लाइफ की कड़ी मेहनत और थकान के बीच ये सिर्फ रिलीजन नहीं था, ये एक बहुत बड़ा कम्युनिटी बिल्डिंग इवेंट था जहां लोग अकेलापन तोड़कर एक दूसरे से जुड़ रहे थे। इस इंटेंस माहौल ने 2 स्पेसिफिक धार्मिक ग्रुप्स को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाया, मेथोडिस्ट्स और बैप्टिस्ट्स। अगर हम इस पूरे फिनोमेनॉन का डेटा देखें तो नंबर्स बिल्कुल चौंका देने वाले हैं। अवेकनिंग से पहले और बाद के मेथोडिस्ट और बैप्टिस्ट मेंबर्स की संख्या में जो फर्क था वो किसी विस्फोट से कम नहीं था। इन दोनों ग्रुप्स ने क्या स्मार्ट काम किया कि खुद को इस नए जोशीले माहौल के बिल्कुल अनुकूल ढाल लिया। उन्होंने आम बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल किया और सबसे कमाल की चीज थी उनके सर्किट राइडर्स। ये वो प्रचारक थे जो घोड़े पर बैठकर जंगल जंगल, गांव-गांव जाते थे और लोगों से उन्हीं की आम भाषा में कनेक्ट करते थे। देखते ही देखते इन ग्रुप्स का मेंबरशिप ग्राफ प्रैक्टिकली आसमान छूने लगा। ये डायरेक्टली दिखाता है कि मूवमेंट आम जनता की नब्ज को कितने बखूबी पकड़ रहा था। लेकिन किसी भी विशाल आंदोलन को नेशनल लेवल पर आग लगाने के लिए एक चेहरे की जरूरत होती है। यहां एंट्री होती है चार्ल्स फिनी की। चार्ल्स फिनी उस जमाने के कोई आम नेता नहीं थे, वो एक रॉक स्टार की तरह थे। उन्होंने पब्लिक स्पीकिंग और लोगों को परसुएड करने के जो तरीके इजाद किए वो उस समय के हिसाब से बिल्कुल रेवोल्यूशनरी थे। इन्हें न्यू मेजर्स कहा गया।
वो स्टेज से लोगों की आंखों में सीधा देखते थे, बिल्कुल कॉन्वर्सेशनल टोन में बात करते थे। उन्होंने एंग्शियस बेंच का कॉन्सेप्ट शुरू किया, एक ऐसी आगे की लाइन जहां लोग आकर खुलेआम अपने पाप स्वीकार कर सकते थे। और एक बहुत बड़ा कदम ये उठाया कि महिलाओं को सभाओं में बोलने की आज़ादी दी, जो उस वक्त टोटली अनहर्ड ऑफ था। ये रैंडमली नहीं हो रहा था, ये एक ब्रिलियंट, सोचे समझे तरीके से डिजाइन किया गया ऑडियंस एंगेजमेंट था। फेने का माइंडसेट समझने के लिए उनकी एक फेमस कोट पर गौर करना होगा। A revival is nothing else than a new beginning of obedience to God। इसका सीधा सा मतलब ये था कि उनके हिसाब से रिवाइवल या क्रांति कोई ऐसी मैजिकल चीज नहीं है जो बस आसमान से टपक पड़ेगी। नहीं, ये इंसान की अपनी क्रियाओं, उसके एक्टिव इंटेंशंस का नतीजा होती है। उनका ये अप्रोच लोगों को ये सिखा रहा था कि देखिए, आप अपने जीवन, अपनी आत्मा और अपने समाज को बदलने के लिए खुद फुली रिस्पॉन्सिबल हैं। इस एक थॉट ने लोगों के अंदर की हेल्पलेस फीलिंग को खत्म कर दिया और उन्हें कॉन्क्रीट एक्शन लेने के लिए चार्ज अप कर दिया। और बस यहीं से ये मूवमेंट सिर्फ रिलीजन तक सीमित नहीं रहा, इसने सोशल रिफॉर्म्स का रूप ले लिया। देखिए, ये पूरा एक लॉजिकल चेन रिएक्शन था। जब लोगों को लगा कि हाँ, हमें खुद को सुधारने की ताकत है, तो अगला ख्याल क्या आएगा? यही कि क्या हम मिलकर पूरे समाज को नहीं सुधार सकते? सफर कुछ ऐसे आगे बढ़ा। सबसे पहले हुई मास रिलीजियस अवेकनिंग। वहां से डेवलप हुआ एक मॉरल इंपेरेटिव, यानी अंदर से आवाज आई कि दुनिया की बुराइयों को मिटाना हमारा फर्ज है। और फाइनली इस फीलिंग ने कॉन्क्रीट सोशल एक्शन का रूप ले लिया, यानी धर्म और सोसाइटी का बदलाव दोनों आपस में डीपली इंटरट्वाइन हो गए। इस चेन रिएक्शन का असर अमेरिका के सबसे विशाल मूवमेंट्स के रूप में बाहर आया। लोगों ने सोचा, अगर सब ईश्वर की नज़र में बराबर हैं, तो स्लेवरी यानी गुलामी का सिस्टम कैसे जस्टिफाइड है? यहां से एबोलिशनिस्ट मूवमेंट को एक ऐसी सॉलिड फाउंडेशन मिली जो आगे चलकर हिस्ट्री का सबसे बड़ा चैप्टर बनी। इसके अलावा टेम्परेंस मूवमेंट शुरू हुआ, जिसमें शराब के खिलाफ आवाज उठाई गई ताकि घर तबाह ना हो। और सबसे सिग्निफिकेंट, वुमेन्स राइट्स की लड़ाई को पहली बार एक बड़ा पब्लिक प्लेटफॉर्म मिला। जिन औरतों ने उन कैंप मीटिंग्स में कॉन्फिडेंटली बोलना शुरू किया था, अब उन्होंने समाज में अपने इक्वल राइट्स डिमांड करने शुरू कर दिए थे। बेसिकली मॉडर्न सिविल राइट्स की फाउंडेशन यहीं सेट हो रही थी। तो आखिर में इस सबका अमेरिका पर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या हुआ? इसकी स्थायी विरासत क्या थी? अगर हम इस पूरे इतिहास को एक टाइमलाइन पर देखें, तो इसकी स्पीड कमाल की है। अर्ली 1800s में ये एक बिखरे हुए जागरण के रूप में शुरू होता है, फिर मैसिव कैंप मीटिंग्स के जरिए बॉर्डर एरियाज में फैलता है। फिर आते हैं चार्ल्स फिनी और उनके न्यू मेजर्स, जो इस आग को नेशनल लेवल पर बड़ा कर देते हैं। और फाइनली 1830s आते आते ये मेजर सोशल रिफॉर्म्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो कानून और सोसाइटी को चैलेंज करने लगते हैं। ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे एक मूवमेंट धीरे धीरे मोमेंटम बिल्ड करता है और आखिरकार अनस्टॉपेबल हो जाता है। बॉटम लाइन ये है कि इस सेकेंड ग्रेट अवेकनिंग ने अमेरिकन सोसाइटी का डीएनए ही टोटली रीशेप कर दिया। इसने व्यक्तिगत विश्वास और राष्ट्रव्यापी बदलाव को हमेशा के लिए आपस में जोड़ दिया। धर्म अब कोई ऐसी चीज नहीं रह गया था जो आप सिर्फ हर संडे अकेले अपने घर में प्रैक्टिस करें। ये पॉलिटिकल वैल्यूज, मानवाधिकार और सिस्टम को बदलने का एक हथियार बन चुका था। इस मूवमेंट ने फर्मली ये एस्टैब्लिश किया कि अगर आम लोग इकट्ठे हो जाएं और स्ट्रांगली किसी चीज में बिलीव करें, तो वो स्टेटस को पूरी तरह उलट सकते हैं। ये लेगेसी लिटरली आज भी जिंदा है। तो इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बड़ा सवाल हमारे दिमाग में आता है। सोचिए, क्या आज के आधुनिक सोशल मूवमेंट्स 19वीं सदी के उस जागरण की टैक्टिक्स को कॉपी नहीं कर रहे हैं? वही इमोशनल अपील, वही मॉरल अर्जेंसी और लोगों को मास लेवल पर मोबिलाइज करना। क्या इंटरनेट और सोशल मीडिया आज के नए कैंप मीटिंग्स नहीं हैं? इतिहास कैसे नए फॉर्मेट में खुद को हमेशा दोहराता है, ये सोचने पर मजबूर जरूर करता है। उम्मीद है इस डीप डाइव ने आपको इस टॉपिक पर एक फ्रेश पर्सपेक्टिव दिया होगा।